छोड़िए मुझे, आप बहुत गंदे हैं। मुझे घर जाना है। सुना आपने? घर जाना है तो बस जाना है। बुलाओ मेरे भाई को। मुझे और आपके पास नहीं रहना। जब देखो तब डांटते रहते हैं। एक बार फिर वो दहाड़कर रोने लगी थी। निखिल तो अपने कानों में चुभने वाली सुई की तरह आवाज सुनकर अपना सर पकड़कर बैठ गया था। ऑफिस के काम की वजह से पहले तो उसका सर दुख रहा था, सिर्फ और सिर्फ आज इस लड़की की वजह से उसको 2 करोड़ का नुकसान हुआ था। वो चाहता तो यही था कि घर आकर इस लड़की को ठिकाने लगाए, मगर ये लड़की तो अपना ही रोना लेकर बैठी हुई थी। निखिल हाथ में बेल्ट पड़े बेड पर मारकर उसे चुप होने के लिए कह रहा था, लेकिन वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। निखिल ने गुस्से से बेल्ट एक तरफ फेंका और फिर अपनी टाई खींची तो 3 बटन टूटकर नीचे गिर गए। सामने फर्श पर बैठी अनन्या ने सहमकर फौरन घुटनों में अपना सर रखा और कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको लगता है आप ऐसे करेंगे तो मैं डर जाऊंगी, सहम जाऊंगी और आपसे बेल्ट से मार खा लूंगी। जब तक आप मुझे मेरे भाई के पास नहीं छोड़कर आएंगे, मैं यूं ही शोर मचाती रहूंगी पूरे घर में। निखिल अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहने लगा, इसका मतलब तुम नहीं मानोगी ऐसे। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे भाई के हवाले कर दूं। जब से मेरी जिंदगी में आई हो तुम, सब कुछ उजाड़ कर रख दिया है तुमने। तमाशा पर तमाशा, नुकसान पर नुकसान। निखिल अनन्या को बाजू से पकड़कर खड़ा कर चुका था, मगर जैसे ही निखिल ने उसे झटक कर खड़ा किया, सामने का नजारा देखकर निखिल की आंखें फटी की फटी रह चुकी थी, जैसे उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी हो। कहने लगा, ये सब कुछ क्या है? अनन्या किसी भोले बच्चे की तरह इधर उधर देखने लगी, फिर अपने पाँव की तरफ देखने लगी। तीसरी नजर उसने अपने हाथ पर डाली, जिसमें उसने लॉलीपॉप पकड़ रखा था, और कहने लगी, लॉलीपॉप ही तो है, और क्या है? और लॉलीपॉप चूस कर कहने लगी, क्या आपको लॉलीपॉप नहीं पसंद? ये लीजिए, खाकर देखिए, बहुत मज़े का है। मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत पसंद है। वो अपना छोटा लॉलीपॉप निखिल की तरफ बढ़ाने लगी, तो निखिल ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। लॉलीपॉप जमीन में गिर चुका था। अनन्या लॉलीपॉप उठाने के लिए झुकी तो उसके डीप गले से सीना दिखने लगा। उसे देखकर निखिल का चेहरा लाल हो गया। कहने लगा, बेशरम लड़की, मैंने तुमसे कहा था नीचे कुछ पहना करो, ऊपर से तुमने दुपट्टा भी नहीं लिया रखा। इतनी भी छोटी बच्ची नहीं हो, अच्छी खासी हाइट है तुम्हारी, और दिमाग तो शायद तुम्हारे घुटनों तक भी नहीं आया। अभी तुम्हें बताता हूँ, ऐसे नहीं मानोगी तुम। मुझे खुद ही तुम्हें सीधा करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से निखिल ने उसके बाजू और कमर से पकड़कर एक खाकी कागज में कुछ उसे पकड़ाया था और कहने लगा, चली जाओ वॉशरूम में और इसे पहन कर आओ। बददिमाग कहीं की। अनन्या टुकुर टुकुर निखिल को देखे जा रही थी। अनन्या वॉशरूम में तो जा चुकी थी, लेकिन तभी निखिल के फोन पर एक कॉल आई थी। कॉल जरूरी थी, बात करने के लिए वो बाहर आया तो बातों ही बातों में गाड़ी में बैठकर वो बाहर जा चुका था। 3-4 घंटे बाद जब घर वापस आने लगा तो उसे लगा कि घर में अब पहले से कुछ बेहतर हो चुका होगा। उस लड़की ने तो निखिल की जिंदगी में उधम मचाकर रख दिया था। ये सोचता हुआ आगे ही आ रहा था कि उसने फिर एक बार कुछ ऐसा देखा कि वो नाराज हो गया। भगवान, ये लड़की मुझे चैन क्यों नहीं लेने दे रही? बाहर गली में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे थे और उन्हीं बच्चों में लंबे चौड़े कद वाली अनन्या उछलकर आम तोड़ रही थी, और बच्चे उसके आसपास जमा थे और लपक लपक कर आम पकड़ रहे थे। ये देखकर तो निखिल को लगा कि उसके दिमाग की नस फट जाएगी। ये आफत की पुड़िया उसके गले पड़ चुकी थी। क्यों अपने आप को दिखाती फिर रही हो तुम? तुम्हें कुछ शर्म है भी या नहीं? मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम खुद को ढके बाहर नहीं फिरोगी, उसके बाद भी तुम्हारी समझ में नहीं आई। गली के बच्चों के साथ अनन्या हाथ में पत्थर और डंडा लिए आम के पेड़ से आम तोड़ रही थी। बार बार उछलकर वो पेड़ पर स्टिक मार रही थी। दुपट्टा उसका कब का जमीन पर गिर चुका था और उसका सीना बार बार दिख रहा था। निखिल का पारा ये देखकर हाई हुआ। 18 साल की अनन्या का उछलने की वजह से जिस्म दिख रहा था, जिसकी वजह से निखिल का खून खौलने पर मजबूर हो गया। वो इस लड़की को 100 बार मना कर चुका था कि तुम अब कच्चे आम नहीं खाओगी। खट्टी चीजें लड़कियों के लिए अच्छी नहीं होती। वो उम्र से पहले ही बड़ी लगने लगती हैं। या तो अनन्या इमली के पेड़ पर चढ़ी होती या आम के पेड़ से आम तोड़ रही होती।
आज तो निखिल की बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। वो जिस कदर इस लड़की को संभालने की कोशिश कर रहा था, ये उतनी ही बिगड़ती जा रही थी। निखिल वहां पेड़ के पास जाकर खड़ा हुआ तो बच्चे निखिल के डर से इधर उधर भाग चुके थे। निखिल अनन्या का हाथ पकड़कर उसे घर की तरफ लाने लगा। निखिल के घर के सामने ही आम का पेड़ लगा हुआ था। अनन्या कहने लगी, छोड़िए मुझे, क्या है आपको, खड़ूस कहीं के, जब भी आते हैं मुझे डांटते रहते हैं। तुम्हारे पैसों से खरीद कर तो नहीं खाए ना मैंने, पेड़ पर से तोड़कर ही तो खा रही हूँ ना। वो अपने दुपट्टे को संभालती हुई आई थी, लेकिन निखिल उसे लाकर अपने घर के लॉन्च में छोड़ चुका था। अपना कंट्रोल ना होने की वजह से अनन्या जमीन पर गिर चुकी थी। जो फ्रॉक उसने पहन रखा था, उसका गला भी काफी डीप था। एक बार फिर निखिल की नजर उसके सीने पर गई तो निखिल पहले से भी ज्यादा आग बबूला हो गया था। निखिल गुस्से से कहने लगा, छोटी बच्ची हो क्या तुम? जब तुम्हें मैंने सारा जरूरत का सामान लाकर दिया हुआ है, तो तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? ठीक 3-4 घंटे पहले मैंने तुम्हें वो खाकी कागज दिया था, क्या भूल गई तुम? और अब फिर उसी हालत में मेरे सामने हो तुम, हद हो गई है, जरा सी भी शर्म नहीं है तुम्हें। निखिल के ये सब कहने पर अनन्या मुंह फेर चुकी थी और मुंह बनाकर जमीन से उठने लगी और अपनी कोहनी मसलकर निखिल को घूर कर देखते हुए कहने लगी, मुझे जैसा अच्छा लगता है मैं वैसे ही रहूंगी। आपको क्या? बेवजह मेरे ऊपर हुक्म चलाते रहते हैं। जब देखो आपकी नाक पर गुस्सा बैठा रहता है। मेरे लिए क्या ठीक है, क्या नहीं है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो इसलिए आपको बेवजह मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझे आप? जब मुझे जो चीज़ें पहननी होंगी, मैं पहन लूँगी। यही अच्छा होगा अगर आप अपनी हद में रहें। अनन्या ये सब कुछ रोते हुए निखिल से बोल रही थी। जैसे अनन्या अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो निखिल उसका हाथ पकड़ चुका था। निखिल कहने लगा, तुम्हें पहले बहुत बार समझा चुका हूँ, अपने प्राइवेट स्पॉट को ढककर रखा करो। तुम अब छोटी बच्ची नहीं रही, ऐसे अच्छा नहीं लगता। जब देखो तुम्हें गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलना होता है, कच्चे आम तोड़ने होते हैं। तुम बंद कर दो ये कच्चे आम खाना। हालत देखो तुम अपनी क्या होती जा रही हो। उम्र तुम्हारी 18 साल है और फिगर उम्र से पहले ही बढ़ता जा रहा है। और कितने कच्चे आम खाओगी? चलो गुडगल, जो सामान मैंने तुम्हें लाकर दिया है उसे पहनो। आज के बाद तुम्हें वो बिना पहने ना देखूं। और तुमने थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो मैं सच कह रहा हूँ अनन्या, इस बार मैं बेल्ट टेबल या बेड पर नहीं बल्कि तुम्हारे जिस्म पर मारूंगा। एक तो मुझे तुम्हारे लिए कोई केयर टेकर भी नहीं मिल रही। जिसको कहो कि केयर टेकर चाहिए तो यही पूछता है, बच्चा कितने साल का है, क्या आपकी बेटी है? और मैं सर पकड़कर रह जाता हूँ। नहीं, एक बेवकूफ़ लड़की है जो मेरे पल्ले बांधी गई है। उम्र 18 साल है, लेकिन हरकतें उसके 5-6 साल की बच्चे जैसी हैं। उंगली पकड़कर सब कुछ उसे समझाना और बताना पड़ता है। बल्कि 6 साल की बच्ची भी तुमसे ज्यादा ही समझदार होगी। जब तक मुझे भरोसे वाली कोई केयर टेकर नहीं मिल जाती, कम से कम तब तक तो मेरी बात मान लो मेरी माँ। निखिल अनन्या के आगे हाथ जोड़कर बोला तो थोड़ी बहुत शर्म अनन्या को आ ही गई थी। वो अपना नाखून चबाते हुए, नजरें चुराते हुए निखिल को देखने लगी। चेहरे पर मासूमियत सजाकर अनन्या कहने लगी, मुझे नहीं पता वो कैसे पहना जाता है। मैंने कोशिश की थी मगर सब कुछ गलत हो गया। जिस अंदाज में वो बोली थी, निखिल की सोई हुई फीलिंग जागी थी। अगले ही पल निखिल बोला, अच्छा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे खुद को कवर किया जाता है। उसका हाथ पकड़कर एक कमरे में ले आया। अनन्या उसके पीछे मासूम बनकर खड़ी थी। जब निखिल कहने लगा कि अपना दुपट्टा उतारो, अनन्या ने हिचकिचाते हुए अपना दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखा तो मुस्कुराकर निखिल आगे बढ़ा और कहने लगा, गुड गर्ल, चलो अब अपना फ्रॉक उतारो और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कैसे पहना जाता है। ये कहते हुए निखिल अपना हाथ उसके, देखो यार, अगर तुम्हें किसी भी काम में मेरी मदद चाहिए तो मेरी जान भी हाजिर है तुम्हारे लिए। मगर जो बात तुम कह रहे हो ना, ये मेरे लिए मानना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं 1 महीना पहले ही तुम्हें इसके बारे में बता चुका हूँ। एक बार फिर कह रहा हूँ, ये सब कुछ मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अगर तुम्हारा कोई भाई होता तो मैं उसे अपना छोटा भाई समझकर रख लेता। और लड़की की बात है यार, मैं नहीं चाहता किसी भी तरह की हमारे बीच में गलतफहमी हो। तुम तो खुद एक मर्द हो, तुम्हें इस बारे में अंदाजा होना चाहिए। तुम अपने किसी और रिश्तेदार से बात क्यों नहीं करते? निखिल कॉफी का एक गहरा घूंट भरते हुए बोला तो सामने बैठा इंसान अपना सर पकड़ने लगा। वो निखिल का दोस्त था। निखिल का दोस्त कहने लगा, तेरे अलावा
मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तू बचपन से मेरे साथ है और मैं तेरी हर एक आदत को जानता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी बहन को तू सही ज़िम्मेदारी समझकर रखेगा। जितना भरोसा मुझे तेरे ऊपर है, भाई सच मानना, इतना भरोसा मुझे अपने चाचा ताऊ पर भी नहीं है। वो निखिल का हाथ पकड़ के पूरी तरह से उसे भरोसा दिलाते हुए बोला, वो सब तो दिख रहा है यार, मगर तुम जो कह रहे हो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मेरी परेशानी भी तो समझो। अगर कोई पूछेगा, सवाल करेगा तो मैं क्या कहूँगा? परेशान होकर निखिल अपना सर पकड़कर बैठ चुका था, जबकि वो सामने बैठा इंसान पार्टी का पूरा ग्लास पी चुका था। कहने लगा, देख यार, तू तो मेरा दोस्त है ना, मेरा जिगर, मेरा यार है। आज तक मैंने तेरी किसी बात को मना नहीं किया है। जब कभी तुझे मेरी ज़रूरत पड़ी है, मैं तेरे काम आया हूँ ना। अब बस तू मेरा ये काम नहीं कर सकता। देख यार, अगर ये लड़की मेरे साथ रही ना, तो मेरा बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। और फिर कौन सा, मुझे बाहर ही रहना है। एक बार मैं सेटल हो गया ना, तो इसे मैं अपने पास बुला लूंगा। तुम्हें मैं इसके पूरे पैसे भेजता रहूंगा। मेरी बात को समझ यार। ये चाहे तेरे घर में किसी भी कोने में पड़ी रहेगी, कोई शिकायत नहीं, कोई शरारत नहीं करेगी। बहुत मासूम सी बच्ची है। मैं इसे किसी और के पास छोड़कर जाऊंगा तो वो पता नहीं इसका क्या हाल करे। निखिल ना चाहते हुए भी शिवम की बात मान चुका था। उस टाइम दोनों होटल में बैठे हुए थे। जब वो चलता हुआ गाड़ी के पास आया, जैसे जैसे निखिल के कदम गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, उसकी नज़र गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी हुई लड़की पर जा रही थी। गाड़ी का शीशा खुला हुआ था और उस लड़की ने अपने हाथ में टेडी बियर पकड़ा हुआ था, जिसके साथ वो न जाने बच्चों की तरह क्या बातें कर रही थी। जिसकी उम्र अभी 18 साल थी, मगर दिमाग बिल्कुल बच्चों वाला था। वो खुद को 7-8 साल की बच्ची समझती थी। लंबे घने बाल, जिन्हें 2 पोनियों में बांधा गया था, वो बाल उसके सीने पर आए हुए थे। जैसे ही उसने शिवम के साथ निखिल को देखा तो फौरन मुस्कुराकर कहने लगी, अरे शिवम भैया, ये क्या दोस्त हैं आपके, बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह लग रहे हैं। शिवम मुस्कुराकर कहने लगा, अनन्या, इनसे मिलो, ये निखिल अंकल हैं। वो फौरन अपना हाथ आगे बढ़ा चुकी थी। निखिल ने भी झिझकते हुए उसका हाथ को अपने हाथ में लिया। देखने में वो अच्छी खासी लंबी चौड़ी थी, मगर दिमाग बच्चों जैसा था। शिवम कहने लगा, देखो अनन्या, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। जब तक मैं नहीं आ जाता, तुम निखिल अंकल के साथ उनके घर में रहोगी। ये फिर तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट्स भी लाकर दिया करेंगे, तुम्हें नूडल्स भी लाकर दिया करेंगे, चिप्स बिस्किट जो भी तुम कहोगी वो सब लाकर दिया करेंगे। बस जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, तुम इनके साथ ही रहना। ये सुनकर अनन्या उदास हुई और दूसरे ही पल उसने अपना टेडी बियर जमीन पर फेंका था और वहीं पर सड़क पर बैठकर बच्चों की तरह जमीन पर एड़ियां रगड़कर रोने लगी। कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे पता है आप एक बार चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। जिस तरह मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए, इस तरह आप भी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। मुझे नहीं जाना। वो फौरन शिवम से लिपट चुकी थी और शिवम तो बस जैसे उससे ही जान छुड़ा रहा था। वो कहने लगी, भैया प्लीज, आप मत जाइए, मुझे डर लगता है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं आपसे कोई भी जिद नहीं करूंगी, ना चिप्स मांगूंगी, ना चॉकलेट मांगूंगी। आप मुझे लॉलीपॉप भी मत ला कर देना, नए कपड़े भी मत दिलाना। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि नूडल्स भी नहीं मांगूंगी, मगर मुझे इनके पास मत छोड़िए। वो बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रो रही थी और निखिल तो उसे ऐसा रोता हुआ देखकर झुरझुरी से ले चुका था। उसका दिल इस लड़की के लिए थोड़ा सा पिघला था, जो बच्चों की तरह रोए जा रही थी। आज से 3 साल पहले अनन्या के मम्मी पापा का एक सफर में बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था। अनन्या भी उस एक्सीडेंट में उन्हीं के साथ थी। एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी थी और अनन्या बच गई थी। उसके दिमाग में बहुत चोट आई थी, जिसकी वजह से वो 3 महीने तक बेहोशी में रही थी। जैसे ही होश में आई तो शिवम ने दहाड़े मार मार कर रोते हुए उसे बताया कि मम्मी पापा नहीं रहे। ये सुनकर उसके दिमाग पर एक अटैक आ चुका था और वो 1 हफ्ते तक कोमा में रही थी। और जब वो होश में आई तो उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो चुकी थी। सदमे की वजह से वो अपना सब कुछ भूलकर पिछली जिंदगी में पहुंच चुकी थी। शिवम उसका अपना भाई नहीं था, उसके पापा की पहली वाइफ का बेटा था, जिनकी डेथ के बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी, जिससे उन्हें अनन्या पैदा हुई थी। शिवम की शुरू से ही अनन्या से कोई खास नहीं बनी थी, जबकि अनन्या तो मासूम थी, अपने मम्मी पापा से और शिवम से बहुत ज्यादा प्यार करती थी।
मम्मी पापा की डेथ को 3 साल हो चुके थे और अब शिवम उनकी सारी दौलत लेकर बाहर जाना चाहता था। उस लड़की को तो वैसे ही पागल का नाम देकर वो सारी जायदाद अपने नाम करवा चुका था और अब बाहर जाकर ऐश उड़ाना चाहता था। और बाहर की किसी अंग्रेजी लड़की से ही उसने शादी करने के वादे कर लिए थे। बस किसी भी तरह से अनन्या को वो अपने दोस्त के पास छोड़कर जाना चाहता था, ताकि वापस ना आ सके। और उसके जाने के बाद निखिल उसके साथ जो मर्जी चाहे करे, उसको उससे कोई मतलब नहीं। शिवम के इस प्लान से निखिल बिल्कुल अनजान था। बच्चों की तरह रोते हुए अनन्या को शिवम ने उठाया था और निखिल को इशारा किया था। निखिल ने कभी किसी लड़की को छुआ तो नहीं था, मगर फिर भी उसने आगे बढ़कर इस लड़की को बच्चा समझकर पकड़ा था, जो उम्र में उससे 10 साल छोटी थी। कहने लगा, अनन्या, टेंशन मत लो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें लाकर दूंगा। आपके भैया अभी वापस आ जाएंगे। वो भी रो रही थी। निखिल ने उसे बच्चों की तरह कमर से पकड़कर गाड़ी में बिठाकर गाड़ी चला चुका था। पूरे रास्ते अनन्या भय भय कर कर रोती रही और यहाँ तक कि उसने निखिल के चेहरे पर और हाथों पर भी मार रही थी। वो तो निखिल ने कंट्रोल कर रखा था और निखिल ने गाड़ी बंद कर रखी थी, वरना वो तो कब की गाड़ी से कूद जाती। अभी वो रास्ते में ही थे जो अनन्या ने स्टेयरिंग पर हाथ रख दिया। क्या? मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपको भी मारूंगी, आपकी गाड़ी को भी तोड़ दूंगी। आप मुझे किडनैप करके लेके जा रहे हैं ना? निखिल ने अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर उसे झंझोड़ चुका था और कहने लगा, चुप, बिल्कुल चुप। अगर तुमने अपने मुंह से एक और लफ्ज निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी आवाज पर अनन्या डर चुकी थी और टेडी बियर उठाकर अपने मुंह के आगे रख चुकी थी। अभी ये सब चल ही रहा था कि सामने से आ रही गाड़ी ने ब्रेक लगाया और उसे लगा कि गाड़ी में शायद कुछ हो रहा है। और निखिल जिस तरह अनन्या को डांट रहा था, दूसरी गाड़ी से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और घूरकर कहने लगे, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? अनन्या एक बार फिर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, मुझे अपने भैया के पास जाना है। ये इंसान मुझे जबरदस्ती किडनैप कर कर लेकर जा रहा है। मुझे इसके साथ नहीं जाना, मुझे भैया के पास जाना है। ये सुनकर निखिल तो गुस्से से आग बबूला हो चुका था। क्या मुसीबत थी ये लड़की? निखिल के पास आया भी इसे आधा घंटा भी नहीं हुआ था और इस लड़की ने उसकी जिंदगी में उधम मचाकर रख दिया था। निखिल फौरन गाड़ी से उतरा और वो इंसान भी गाड़ी से उतरकर फौरन आगे आया और कहने लगा, रुको, मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। कि तभी निखिल कहने लगा, ये लड़की झूठ बोल रही है। इसके भाई ने कुछ दिन के लिए इसे मेरे साथ रहने के लिए बोला है। वो कहीं बाहर जा रहा है तो इससे ज्यादा कोई और बात नहीं है और इस लड़की का दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। वो इंसान तो गुस्से में ही आ चुके थे। अनन्या भी उनके गले लगकर भय भय कर कर रो रही थी, जैसे दुनिया भर के जुल्म निखिल ने उस लड़की पर किए हों। थोड़ी ही देर बाद पुलिस भी वहां आ चुकी थी। जब उनकी नजर निखिल पर पड़ी तो कहने लगे, अरे वाह, क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? तो वो दूसरा इंसान कहने लगा, ये आदमी इस लड़की को किडनैप कर कर लेकर जा रहा है। इंस्पेक्टर कहने लगे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं जानता हूँ ये ऐसा काम नहीं कर सकते। और अनन्या से पूछने लगे कि बताओ सच क्या है? तो अनन्या एक खिसियानी बिल्ली बनकर दांत पीसते हुए सारी सच्चाई बताने लगी। तो वो दूसरी गाड़ी में निकले हुए आदमी और उनकी वाइफ दोनों शर्मिंदा हो चुके थे। कुछ ही देर में वो लोग वहां से चले गए और निखिल घूर कर उस लड़की को देख रहा था जो उसकी अच्छी खासी इंसल्ट कर चुकी थी। निखिल ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, बस बहुत हो गया, मैं तुम जैसी बेकार लड़की के साथ और नहीं रह सकता। तुम क्या, मैं खुद तुम्हें तुम्हारे भाई के पास छोड़कर आऊंगा। चाहे फिर वो तुम्हें कहीं भी छोड़े, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। निखिल ने फौरन शिवम को कॉल की थी, लेकिन शिवम का नंबर तो बंद जा रहा था। ऊपर से इस लड़की के रोने की आवाज निखिल को और परेशान कर रही थी। मजबूरन निखिल ने अपनी गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ ली थी। घर पहुंचते ही उसने गाड़ी घर के बाहर रोकी। छोटे से घर में रहने वाली अनन्या ने जब इतना बड़ा घर और लॉन देखा, वो खुशी से चहक उठी थी। कहने लगी, इतना बड़ा घर आपका है? निखिल कहने लगा, हाँ मेरा है। चलो अब अंदर चलो, तो मैं तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। कहने लगी, इतना बड़ा घर है, इसमें तो आकर पूरा शहर रह ले। और कौन कौन रहता है? वो बच्चों की तरह उछलती कूदती सीढ़ियाँ चढ़ती हुई अंदर आ रही थी। एक नज़र निखिल ने उसे देखा तो उसकी गर्दन से नीचे उसके सीने पर जाकर अटक कर रह गई। दिमाग बच्चों वाला था, मगर जिस्म से वो एक भरपूर जवान लड़की जैसी थी और शायद उसने
अभी तक अपने आप को कवर करना शुरू नहीं किया था। उसका जिस्म अच्छा लग रहा था। निखिल ने फौरन अपनी नज़रें फेर लीं। आज से पहले निखिल ने इस तरह किसी लड़की से रिश्ता नहीं रखा था, सिवाय काम के। वो किसी भी लड़की को अपने पास भटकने नहीं देता था। निखिल कहने लगा, इस घर में बस मैं ही रहता हूँ या फिर नौकर जो खाना बनाकर सफाई करके चले जाते हैं। अनन्या तो ये सुनकर हैरान ही हो गई। कहने लगी, अच्छा, सच में तो इसका मतलब इस इतने बड़े घर में मैं अकेली मालकिन बनकर रहूंगी। अंदर जाने के बाद फौरन सोफे पर उछल कूद करने लगी। कभी वो एक सोफे पर चढ़ती और अपने टेडी बियर से कहती, देखो कितना खूबसूरत घर है, हम दोनों तब यहाँ पर ऐश करेंगे। निखिल को उसका ये बचपना कुछ कुछ अच्छा भी लगने लगा था। वो जिस तरह उछल कूद कर रही थी, निखिल ने उसे रोका नहीं था। बच्चों की तरह वो एक सोफे पर बैठी पोयम पढ़ती हुई अपने टेडी बियर से बातें करने लगी तो निखिल उसे सुकून से बैठा हुआ देखकर खुद भी अपने कमरे की तरफ चला आया। शाम को खाना बनने में देर थी, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। निखिल अपने कमरे में आराम कर रहा था कि शोर से उसकी आंख खुल गई। भूख लग रही है, मुझे खाना दो। भूख लग रही है, मुझे खाना दो। पेट में चूहे डिस्को डांस कर रहे हैं, मुझे खाना दे दो। जब खाने का टाइम आया तो वो जल्दी जल्दी खाना खाने बैठ गई। आधा मुंह से बाहर निकल रहा था तो आधा उसके मुंह में। निखिल को उसकी ये हरकत थोड़ी अजीब लगी। निखिल उसके पास आकर बैठा और कहने लगा, देखो, खाना ऐसे नहीं खाते, आराम आराम से खाते हैं, खाने को खराब नहीं करते हैं। तो उसने जल्दी जल्दी टेबल से चावल के दाने उठाए और वो भी मुंह में डालकर बोली, नहीं, मैं खाने को खराब तो नहीं होने देती। जो टेबल पर गिर जाते हैं, आखिर में उन्हें भी उठाकर खा जाती हूँ या फिर चिड़ियों को डाल देती हूँ। निखिल उसे हैरत से देखने लगा और बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम पहले ही खाना आराम से खाओ और जो प्लेट में बचे उसे चिड़ियों को डाल दो। निखिल उसे चम्मच से खाना खिला रहा था और वो सहम कर चेयर पर बैठी हुई थी। खाना खाने के बाद वो बोली, अच्छा, खाना ऐसे खाते हैं? तो निखिल उसे मुस्कुराकर देखने लगा। निखिल ने अपने बराबर वाला कमरा ही अनन्या को दे दिया था। निखिल उसे समझाते हुए कहने लगा, जाओ अपने कमरे में और आराम से जाओ। रात को भटकती मत रहना और बेवजह में इधर उधर शैतानी करती भी मत फिरना। अनन्या चुपचाप उठी और अपने कमरे को देखा और जाकर लेट गई। जमाइयाँ लेने लगी और बेड पर गिरते ही वो सो चुकी थी, जबकि निखिल भी लैपटॉप पर काम करने लगा था। फिर उसके थोड़ी ही देर बाद सोने चला गया। निखिल को कमरे में अंधेरा कर कर सोने की आदत थी। वो गहरी नींद में सो ही रहा था कि तभी उसे जनजनाहट सी महसूस हुई। बाहर बादल गरज रहे थे, तेज बारिश हो रही थी और वो गहरी नींद में था जब उसे लगा कि जैसे कोई कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसे अपना कंबल में घुसने की आवाज आई। उसी के साथ ही गर्म गर्म शरीर उसके शरीर से लिपट गया। नींद में होने की वजह से निखिल को कुछ समझ ही नहीं आया। उसे ये सब कुछ एक सपना लग रहा था। निखिल को कोई अपनी बाहों में जकड़ चुका था और निखिल भी अपने को भुला चुका था। निखिल ने भी करवट बदली और उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया। सपने में वो खुश कुछ कुछ देख रहा था और असलियत में भी उसने वही सब करना शुरू कर दिया था। निखिल ने अपना हाथ उसकी कमर पर फेरना शुरू कर दिया था और अगले ही पल उसके होठों को अपने होठों में कैद ही करने वाला था कि उसको अपने कानों में चिल्लाने की आवाज़ आई। चिल्लाने की आवाज़ पर निखिल हड़बड़ाया और फौरन उठ बैठा। अंधेरे कमरे में उसने फौरन लैंप जलाया। अपने सामने देखा तो उसकी जान निकल गई, क्योंकि यह अनन्या थी जो उसके बेड पर बैठी काँप रही थी। रोते हुए कहने लगी, ये क्या कर रहे थे आप मेरे साथ? ऐसे तो फिल्मों में हीरो हीरोइन करते हैं। मैंने देखा था एक बार, छुप छुप कर टीवी पर ये सीन चल रहा था। हीरो उसकी बाहों में भरकर न जाने क्या बेशर्मों वाली हरकतें कर रहा था। आप भी मेरे साथ वही सब कर रहे थे। निखिल का तो खून खौल गया। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे रूम में, मेरे बेड पर, रात में इस टाइम? तुम्हें छोटा बच्चा समझता था और तुम करना क्या चाह रही थी? वो डर कर खड़ी हो गई। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, मुझे तो डर लग रहा था। मैं तो बस आपके पास सोने आई थी। मुझे वहां पर डर लग रहा था। मैं तो वहां भी शिवम भैया के रूम में मैट बिछाकर सोती थी। उसे डर लग रहा था। बादल गरज रहे थे, बारिश हो रही थी और कमरे में जलता हुआ लैंप भी बुझ गया था। और अगले ही पल वो चिल्लाती हुई उछलकर बेड पर आई थी। वो निखिल की गोद में चढ़कर बैठ चुकी थी। बचाओ बचाओ प्लीज निखिल, मुझे डर लग रहा है। इस रात के अंधेरे में भूत आ जाएगा और मुझे खा जाएगा। निखिल का तो पारा हाई हो चुका था। इस लड़की को वह अपनी गोद में बैठा देखकर फीलिंग आ रही थी। वो इस लड़की को अपनी गोद से हटाना चाहता था।
जो उसके तन बदन में आग लगा चुकी थी, जो उसके जज्बात को बार बार भड़का रही थी। मगर वो लड़की तो उसके गले में अपनी बाहें डालकर उससे चिपकी हुई थी और कहने लगी, मुझे डर लग रहा है, प्लीज प्लीज मेरे मम्मी पापा को बुला दीजिए, मेरे भाई को बुला दीजिए, मुझे अपने घर पर जाना है। अनन्या और निखिल को चिपटे जा रही थी। निखिल ने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया और उसे एक बच्ची समझकर कहने लगा, देखो अनन्या, तुम मुझसे अलग होगी तो मैं उठकर सामने अलमारी से टॉर्च निकालूंगा। तुम जिस तरह मुझसे चिपकी हो, मैं कैसे उठूंगा और कमरे में रोशनी करूंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ। निखिल जैसे तैसे उसको समझाता हुआ खुद से दूर कर गया था, मगर वो फिर भी उससे चिपकी हुई थी और कह रही थी, कितनी बॉडी है आपकी, बड़ी बॉडी शॉडी बना रखी है, तो किसके लिए बना रखी है, जब आपसे मुझे भी उठाया नहीं जा रहा तो बस हवा ही भर रखी है अपने डोलो शोलो में। निखिल तो उसे देखकर हैरान ही हो गया और कहने लगा, तुम सच में पागल हो या पागल होने की एक्टिंग कर रही हो? बातें तो तुम्हारी ऐसी होती हैं कि तुमसे ज्यादा समझदार कोई और है ही नहीं। लड़की होना इसलिए ऊपर से ही लंबी जबान रखी गई है तुम्हारी। निखिल ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी गोद में उठा लिया। फिर उसे उठाते हुए वो आगे बढ़ा और टॉर्च ऑन की। अनन्या सच में बहुत बुरी डरी हुई थी। पसीना उसके माथे पर आ रहा था। निखिल को उसे देखकर थोड़ा तरस आया था। निखिल अनन्या के पास बैठ गया और बोला, डरना बंद करो, चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। निखिल किसी बच्चे की तरह उसे स्टोरी सुना रहा था और वो धीरे धीरे स्टोरी सुनते हुए निखिल के बेड पर ही सो गई। निखिल ने उसे कंबल उड़ाया और खुद सोफे पर जाकर बैठ गया और उसे देखने लगा। मासूमियत से भरा चेहरा, मगर दिमाग बच्चों जैसा। निखिल के दिमाग में बार बार और बातें आ रही थीं। आखिर वो भी एक मर्द था और फिर बार बार किसी लड़की को उसको छूना उसके जज्बात भड़का रहा था। मगर वो अपने जज्बात को कंट्रोल करके सोफे पर ही सो गया। अगले दिन जब निखिल ऑफिस से घर आया तो घर की बिगड़ी हुई हालत देखकर उसका दिमाग घूम गया था। टेबल पर शीशे का फ्लावर पॉट टूटा हुआ पड़ा था और जमीन में खाना बिखरा हुआ था और भी सामान जमीन पर पड़ा था और किचन में अभी भी टक टक की आवाज आ रही थी। निखिल जैसे ही किचन में गया, वो गुस्से से चिल्ला ही उठा था, क्योंकि किचन में तो बिल्ली के बच्चे घूम रहे थे। निखिल की आवाज पूरे घर में गूंज उठी थी, मगर अनन्या उसे कहीं नहीं दिखी थी। जैसे ही वो बाहर आया तो उसने देखा, सामने वाले पेड़ पर चढ़ी हुई अनन्या आम तोड़ रही थी। गली के बच्चे भी उसके आसपास ही खड़े थे और अनन्या उन्हीं के पास उछल कूद कर रही थी। न जाने उसे कहाँ से गली में दो बिल्लियों के बच्चे मिल गए थे और उन्हें उठाकर वो घर ले आई। निखिल के चिल्लाने पर वो डरकर वापस आई। कच्चे आम उसने अपनी गोद में भर रखे थे। आकर बोली, क्या हुआ, आप भी खाएंगे क्या कच्चे आम? निखिल उसे घर के अंदर लेकर आया और बोला, क्या तुम बच्ची हो? क्या कर रही हो ये सब? क्या हालत बनाकर रख दी है ये तुमने मेरे घर की? मुझे अपने बेड की चादर पर एक भी सिलवट नहीं पसंद और तुमने मेरी घर की ये हालत कर दी। अभी के अभी साफ करो, नहीं तो मैं तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर दूंगा। अगर मुझे एक खून माफ होता तो मैं तुम्हारा कर देता। निखिल दहाड़ता हुआ उससे कह रहा था। वो डरकर उसे देख रही थी और कहने लगी, मेरे नाजुक नाजुक हाथों को देखिए, मैं इतना सारा काम कैसे करूंगी? निखिल ने गुस्से से कहा, कोई नाजुक नहीं है। जब तुम कच्चे आम तोड़ तोड़ कर खाती हो, जब नाजुक नहीं होते, जब तुमने घर की यह हालत बनाई, जब तुम नाजुक नहीं थी, चुपचाप जाकर सारे घर की सफाई कर दो, वरना देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनन्या डरते डरते चीजें उठाकर इधर से उधर रखने लगी। जैसे तैसे उससे सफाई हुई थी और सफाई करने के बाद वो भय भय कर कर रोने लगी कि मुझे भाई के पास जाना है, भाई के पास जाना है। निखिल भी उससे परेशान हो ही गया था। अभी उसे घर में आए कुछ दिन ही गुजरे थे कि उसने निखिल का जीना हराम कर दिया था। निखिल भी शिवम को बार बार कॉल करने लगा था, लेकिन निखिल का नंबर ब्लॉक जा रहा था। बाहर जाने के बाद उसने एक बार भी कॉल नहीं की थी और जो उसका इंडिया वाला नंबर था वो भी बंद जा रहा था। निखिल ने अनन्या से उसके भाई के बारे में कुछ पूछना चाहा, लेकिन वो लड़की तो पागल थी, उसे कुछ भी नहीं पता था। वो जवान हो चुकी थी, मगर खुद को ढकना और अंडरगारमेंट का यूज करना उसे बिल्कुल नहीं आता था। बिल्कुल एक टीचर की तरह निखिल ने उसे सामने बैठाकर समझाया था कि तुम अब बच्ची नहीं रही हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ सामान मंगवा कर दे रहा हूँ, उसे पहनना और आगे से तुम बिना दुपट्टे के नहीं घूमोगी, मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं।
खुद को छुपाकर रखोगी और गली में बच्चों के साथ नहीं घूमोगी। निखिल उसे प्यार से समझा रहा था और वो हाँ में सर हिला रही थी। निखिल ने उसे कुछ पैकेट लाकर दिए थे कि ये लो और इसको ही पहनकर रहना। अनन्या उसे लेकर कमरे में आ चुकी थी, लेकिन उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसे कैसे पहनते हैं। अनन्या अपना सर पकड़कर बैठ चुकी थी और बाहर आकर निखिल से कहने लगी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आप मेरी हेल्प कर देंगे। एक बार पहनाकर बता दीजिए, फिर आगे से मैं खुद पहन लिया करूंगी। निखिल उस लड़की की बात पर सर पकड़कर बैठ चुका था। फिर निखिल ने सोचा, इसे एक अच्छे से दिमागी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका कोई तो इलाज होगा जिससे ये ठीक हो जाए। आखिर ये बचपन से ही तो ऐसी नहीं थी, सिर्फ दिमाग पर चोट लगने की वजह से ही तो ऐसी हो गई थी। अगर डॉक्टर को दिखाया जाए तो शायद ये ठीक हो जाए। अगले ही दिन निखिल अनन्या को लेकर डॉक्टर के पास आ गया। वो डॉक्टर निखिल के जानने वाला दोस्त था। जब निखिल अनन्या को लेकर क्लिनिक में एंटर हुआ तो अनन्या ने निखिल का एक हाथ पकड़ रखा था और दूसरे में टेडी बियर। निखिल के डॉक्टर दोस्त ने देखा, उसे देखा तो कहने लगा, अरे ओ निखिल, ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? अब निखिल उसे क्या बताता, उसने वैसे ही बात को घुमा फिरा दिया। क्या ही करता, इसलिए उसने अनन्या के बारे में सब कुछ बता दिया। अनन्या के कुछ टेस्ट होने थे, सिटी स्कैन होना था, लेकिन वो तो बहुत ही डरपोक थी। जो जो टेस्ट होते रहे, अनन्या ने निखिल का हाथ पकड़ रखा था, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था और कहती रही, नहीं, आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। मुझे डर लगता है और आप मेरे साथ होते हैं तो मुझे किसी बात का डर नहीं रहता। अब तो निखिल की उसके साथ हमदर्दी होने लगी थी। निखिल शुरू से ही लड़कियों से दूर रहता था। निखिल को उसकी पसंद की कोई लड़की मिल ही नहीं रही थी। उसके ऑफिस में जो भी लड़की उसके साथ काम करने आती, वो बहुत तेज और शातिरपन दिखाती और लड़कों पर डोरे डालने की कोशिश करती। जैसे आजकल की लड़कियों का रीजन ही यही है, बस किसी तरह से अमीर लड़का फंसा लें और उससे शादी कर लें। बस इसी वजह से निखिल को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी। निखिल को जो भी लड़की मिलती, वो बस उसके पैसे से उससे प्यार करती और उसकी इज्जत करती। मगर ऐसे शादी थोड़ी ना चलती है, जब तक पैसा तब तक इज्जत और प्यार। जैसे ही पैसा खत्म, वैसे ही सब कुछ खत्म। लेकिन ये लड़की कुछ अलग थी, जिसने निखिल को भी धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया था। डॉक्टर ने अनन्या के सारे टेस्ट करने के बाद कहा कि अगर इस लड़की का 5 से 6 महीने इलाज किया जाए तो ये ठीक हो सकती है, इसकी याददाश्त वापस आ सकती है। निखिल ने सुख की सांस ली और उसे लेकर घर आ गया। अनन्या की हरकतें बच्चों वाली थी। वो नहाकर आती तो निखिल के सामने बैठ जाती। निखिल लैपटॉप पर काम कर रहा होता तो उसे हटाकर साइड में कर देती और निखिल से कहती, टांगे लटकाकर बैठो और टांगे खोलो। निखिल ऐसे ही करता तो उसके पैरों के बीच बैठकर कहती, चलिए अब मेरे सर का मसाज कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। निखिल न चाहते हुए भी धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। पहले जो निखिल उसका ध्यान बेध्यानी से रखता था, अब तो बहुत अच्छे से अनन्या का ख्याल रखने लगा था। अब तो निखिल के आसपास के लोगों को भी ये बात पता लग चुकी थी कि निखिल के साथ एक लड़की भी रहती है। लोगों के लिए ये बात अजीब थी कि कहाँ तो ये लड़का अकेला रहता था, इसने कोई अपने साथ नौकरानी भी नहीं रखी थी, और अब ये लड़की कौन थी जो बिना शादी किए उसके साथ रह रही थी। जब भी मोहल्ले के कुछ बड़े लोग निखिल के पास आए और उससे पूछने लगे, बेटा ये लड़की कौन है, इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? पहले तो निखिल सोचने लगा, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की के साथ क्या रिश्ता बताए। फिर उसने एकदम से कह दिया, ये मेरी पत्नी है। वहां पर आए हुए सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, क्योंकि अनन्या निखिल से उम्र में काफी छोटी थी। वो लोग कहने लगे, अच्छा, मगर ये लड़की तो हमें दिमाग से थोड़ी ऐसी लगती है। निखिल ने जवाब दिया, अब जैसी भी है तो मेरी पत्नी ही। क्या और कुछ पूछना है आप लोगों को? वो कहने लगे, नहीं बेटा, बस हम लोग यही पूछने के लिए आए थे। हमें लगा ये लड़की पता नहीं कौन है तुम्हारी, और अगर तुम कह रहे हो ये तुम्हारी पत्नी है तो ठीक है, वरना आसपास के घरों पर और बच्चों पर इसका क्या असर होता। ये बातें कहकर वो लोग वहां से जा चुके थे और सोफे के पीछे बैठी अनन्या झट से निखिल के कान पर चीखी। निखिल हड़बड़ाकर रह गया। अनन्या दोनों हाथों से ताली बजाकर कहने लगी, ये आप उनसे क्या कह रहे थे कि मैं आपकी पत्नी हूँ? पागल हो गए हैं क्या? मैंने तो आपसे शादी की ही नहीं, और ना ही मैं दुल्हन बनी हूँ, ना ही हम मंदिर गए हैं। निखिल ने सोचा था कि वो इस लड़की से शादी करेगा। इस लड़की का हाथ किसी और के हाथ में देने का वो सोच भी नहीं सकता था। तो निखिल कहने लगा, अच्छा चलो, तुम दुल्हन अभी तक नहीं बनी हो तो अब बन जाओ। तुम्हें शादी करनी है तो चलो अब कर लेते हैं। अनन्या झट से बोली,
हाँ, करनी है ना। आप मेरा दूल्हा बनेंगे और मैं दुल्हन बनूंगी। निखिल हंसने लगा और उसे देखने लगा और अनन्या को अपने साथ मंदिर ले गया। वहाँ उसके कुछ दोस्त भी आए थे और फिर उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद निखिल अनन्या को गाड़ी में सारा शहर घुमाता रहा। कभी आइसक्रीम खिला रहा था, तो कभी गोलगप्पे, तो कभी क्या तो कभी क्या। वो निखिल से कहकर कभी कुछ खाती तो कभी कुछ। निखिल कहने लगा, बस करो लड़की, पेट फूलकर फट जाएगा तुम्हारा। और कितना खाओगी? गरम और ठंडी चीजें मिक्स खा रही हो। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो आधी रात को डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाऊंगा मैं। अनन्या दो दो आइसक्रीम हाथ में उठाए जल्दी खाए जा रही थी और दूसरी तरफ गोलगप्पे की प्लेट भी सामने ही रखी हुई थी। आइसक्रीम खाने के बाद तीसरी बार वो गोलगप्पा खा रही थी। निखिल बस उसे देखे जा रहा था। वो खाते खाते कहने लगी, हाँ तो पत्नी हूँ मैं आपकी, मेरी सारी जिम्मेदारी आप पर है। अगर मैं बीमार हो भी गई तो आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाना। अब तो बस आप मेरी हर बात माना करेंगे। रात 2-2 बजे तक। ये सुनकर निखिल मुंह ही मुंह बड़बड़ाया था। कहने लगा, रात 2 बजे तक मैं तुम्हारी नहीं, तुम मेरी मानोगी। जरा ठीक हो जाओ तुम एक दफा, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें। जैसे ही रात को वो घर पहुंचे तो अनन्या अपना पेट पकड़कर हाय हाय करने लगी थी। निखिल ने उसे हाय हाय करते देखा तो कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो पेट पकड़े, कैसी प्रेग्नेंट लेडी की तरह? वो सोफे पर गिर गई और कहने लगी, मेरे बच्चा होने वाला है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलिए। इसकी बात सुनकर निखिल जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं। उसे ऐसे हंसता हुआ देखकर अनन्या शर्मा गई और अपना टेडी बियर निखिल की तरफ देखा और कहने लगी, आप हंस रहे हैं कि आपको नहीं पता, शादी के बाद ही बच्चा पैदा होता है। और आपसे मेरी सुबह शादी हुई और बच्चा आने वाला है, मेरा छोटा सा न्यू टेडी बियर। वो ये सब बोली तो निखिल उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में भरकर कमरे में ले जाने लगा और उसको बताने लगा कि पागल लड़की, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम मेरे साथ होगी, मैं तुम्हें प्यार करूंगा। उसके बाद भी 9 महीने लगते हैं बच्चा आने में। यू कैन लाइक। अच्छा फिर तो आज मेरे साथ सो ही जाइए, क्योंकि मैं बच्चों के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। अनन्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। निखिल चाहता तो यही था कि वो अभी इस लड़की से वो वाला रिश्ता ना बनाए। अभी उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टर के मुताबिक 2-3 महीने में उसकी तबीयत ठीक हो ही जाती। मगर निखिल दिल के हाथों मजबूर हो चुका था और अनन्या से कहने लगा, बिल्कुल नहीं अनन्या, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ। बार बार मेरे सामने ऐसी बातें मत करो, वरना तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। और निखिल उसको बिठाकर जैसे ही आगे बढ़ने लगा, वो एक बार फिर सोफे पर कूदने लगी और कहने लगी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जब एक बार कह दिया कि मुझे बच्चा चाहिए तो चाहिए। एक तो वैसे ही 9 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। 9 महीने जानते भी हैं, 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं पूरे, और कभी 31 दिन भी आ जाते हैं। तो तब तक क्या मैं टेडी बियर के साथ खेलती रहूंगी? तो आप कोई ऐसा तरीका निकालिए जिससे मुझे 1-2 हफ्ते में ही बेबी मिल जाए। कुछ इस तरह बातें कर रही थी कि एकदम से आकर निखिल के गले लग गई और निखिल भी अपना आपा खो चुका था। उसे बाहों में भरकर अपने कमरे में ले आया। अनन्या थोड़ी घबराई हुई थी। निखिल जब उसके धीरे धीरे पास आने लगा और उसको एक कपड़ा उतारने लगा तो अनन्या हिचकिचाते हुए कहने लगी, निखिल, ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता, प्लीज छोड़िए, मुझे शर्म आ रही है। निखिल ने कहा, अब शादी कर ली है ना, तो बस फिर मुझे मेरा हक भी वसूल करने दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। तुम मेरे साथ बहुत एंजॉय करोगी। बस ऐसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ तो मेरा साथ देती जाओ। कभी उसके चेहरे को चूम रहा था, तो कभी गर्दन को, तो कभी उसके होठों को। धीरे धीरे अनन्या उसके आगे बेबस हो चुकी थी। मगर जैसे ही निखिल उसके बहुत पास आया और सारे फासले मिटाने लगा तो अनन्या को एक झटका सा लगा। उसको दर्द हुआ तो वो चिल्लाने लगी। खौफ और डर से उसके दिमाग में ऐसा झटका लगा कि एक पल में उसकी याददाश्त वापस लौटने लगी। मगर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और चिल्लाते चिल्लाते ही बेहोश हो गई। निखिल उसको देखकर घबरा गया। सारा नशा तो जैसे एक पल में उड़न छू हो गया था। वो फौरन अनन्या से पीछे हटा और उसे उठाने लगा। अनन्या उठो। अनन्या, क्या हुआ तुम्हें? ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? निखिल खुद को ही कोस रहा था, ये जानते हुए भी कि लड़की अभी इस बीमारी से गुजर रही है। मैं फिर भी उसके पास कैसे गया? अगर इतने साल अपनी फीलिंग्स को सब्र कर कर ही दबा रखा था, कुछ महीने और इंतजार नहीं कर सकता था क्या मैं?
निखिल अनन्या के चेहरे पर पानी की छींटे मारने लगा। अनन्या होश में आओ, प्लीज खोलो अपनी आंखें, यार उठो प्लीज। मगर अनन्या तो बेहोश थी। कुछ साल पहले होने वाले एक्सीडेंट उसकी आंखों के सामने आ गया था, जब एक बड़ा सा ट्रक उनकी गाड़ी से टकराया था। वो कितनी खुश थी, उसके माँ बाप कितने खुश थे, मगर उस ट्रक ड्राइवर ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और एक बार फिर वही मंजर उसकी आंखों के सामने आया था। वो चिल्लाकर उठकर बैठी, मम्मी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मम्मी पापा, आपके सर से खून निकल रहा है। पापा मम्मी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। वो रोते हुए सब कुछ बोल रही थी और चिल्लाए जा रही थी। निखिल ने उसको पकड़ रखा था, वरना वो तो आंखें बंद करे करे ही भागने लगती। जब अनन्या के कानों में अजनबी इंसान की आवाज पहुंची तो वो आंखें खोलकर निखिल को ऐसे देखने लगी जैसे अभी अभी किसी भयानक सपने से जागी हो, और कहने लगी, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? आप उनको हॉस्पिटल लेकर आए हैं ना? उनके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, वो ठीक है ना? अनन्या फौरन बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी और लॉन में आ गई थी। निखिल उसके पीछे पीछे जाकर उसको पकड़ चुका था और अनन्या से कहने लगा, होश में आओ अनन्या। जैसे ही अनन्या ने घर में अंधेरा देखा, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो वहीं पर गिर जाती है। 3 साल से वो जिस हाल में जी रही थी, अब जाकर उसको होश आया था। वो अपने आप को देखने लगती है, अपने हाथ पैरों को देखने लगती है। वो तो बिल्कुल ही बदल चुकी थी, पहले जैसी बच्ची तो नहीं रही थी। डरते डरते उसने निखिल को देखा और कहने लगी, आप कौन हैं और ये घर किसका है? और शिवम भैया कहाँ पर है? मम्मी पापा चले गए ना मुझे छोड़कर? वो रो रही थी और रोते रोते अपने भाई को बुला रही थी कि तभी निखिल ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया। और जब थोड़ा सा उसको होश आया, वो चुप होते हुए निखिल से पूछने लगी, आप कौन हैं और मेरे साथ क्या कर रहे थे? आप मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे। निखिल तो अपना सर ही पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, देखो अनन्या, ठंडे दिमाग से सोचो और तब फैसला करो। ऐसे जज्बातों में बहकर फैसला नहीं किया करते। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा भाई तुम्हें मेरे हवाले करके गया था। तुम्हारी मर्जी से आज ही हमारी शादी हुई है। मैं तुम्हारा इलाज करवा रहा था। डॉक्टर का कहना था कि 2-3 महीने में तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी, और देखो, अब तुम ठीक हो गई हो। निखिल तो अनन्या को देखकर खुश था, मगर अनन्या के होश उड़े हुए थे। धीरे धीरे उसको अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ याद आ रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि किसी गैर इंसान के साथ वो कैसे रह रही थी, उसके साथ कैसी पागलों वाली हरकतें कर रही थी। वो निखिल से माफी मांगते हुए कहने लगी, देखिए, मैं आपको नहीं जानती, और शिवम भैया मुझे ऐसे किसी गैर इंसान के साथ छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो तो मेरे भैया है ना। निखिल उसकी बात सुनकर दुखी सा हो गया, कहने लगा, गैर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, तुम पत्नी हो मेरी। इतने महीने हमने साथ गुजारे हैं, उसके बाद मैंने तुमसे शादी की है। प्यार करता हूँ मैं तुमसे। मगर अनन्या गुस्से से उसको दूर कर कर कहने लगी, झूठ बोल रहे हैं आप एक भेड़िए हैं, एक दरिंदे हैं। आपने एक मासूम लड़की का फायदा उठाने की कोशिश की है। आप जानते थे कि उसकी याददाश्त नहीं है और वो आपको मिल गई, तो आप उसके जिस्म का इस्तेमाल करना चाहते थे। निखिल तो आंखें फाड़ फाड़ कर अनन्या को देखता ही रह गया। अगले ही दिन शिवम ने खुद निखिल को कॉल की थी। जैसे ही शिवम की कॉल आते हुए अनन्या ने देखी, झट से उसका हाथ से फोन छीनकर कॉल रिसीव की। फोन स्पीकर पर था। कहने लगी, भैया, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हैं? प्लीज वापस आ जाइए। मम्मी पापा भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं ठीक हो चुकी हूँ, वापस आ जाइए आप भी भैया, रोते हुए कहने लगी थी। और ये जो आदमी है जिसके पास आप मुझे छोड़कर गए थे, ये मुझे क्या कह रहा है? ये कह रहा है इसने मुझसे शादी कर ली है, लेकिन मैं तो इसको अपना पति नहीं मानती। इसने मेरा इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ से शिवम कहने लगा, देखो अनन्या, मेरी बला से तुम मरो या जियो, ना मुझे पहले तुम में कोई इंटरेस्ट था और ना अब है। मैं तो निखिल से भी यही कहूंगा, चाहे तुम्हें अपने पास रखे, चाहे बाहर सड़क पर फेंक आए। मुझे तो हैरत हो रही है। मैंने निखिल से 2 महीने पहले कहा था कि इसको अपने पास रख ले या चाहे कहीं पर भी छोड़ देना, मगर उसने तुम्हें अभी तक अपने साथ रखा हुआ है। अनन्या को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई है। शिवम उसे अच्छी खासी सुनाकर फोन काट चुका था। अनन्या रोते हुए वहीं पर गिर गई और कहने लगी, मुझे मंदिर जाना है,
निखिल उसे मंदिर भी ले गया उसके कहने पर, और वो रोते हुए अपने दिल की बातें भगवान से किए जा रही थी। उसकी बातें सुनकर निखिल को उस लड़की पर तरस आया था और अनन्या के पास बैठा फिर कहने लगा, अनन्या देखो, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त किस दर्द से गुजर रही हो, मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम भले ही मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं दिलो जान से तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका हूँ। अब तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी। तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनन्या वापस निखिल के साथ घर आ गई थी। पहले कुछ दिन तो वो कमरे में ही बंद रहने लगी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी जिंदगी की तरफ लौटने लगी थी और निखिल को छुप छुप कर देखती रहती थी। निखिल उसको अच्छा लगने लगा था, और एक दिन जब निखिल ऑफिस से घर आया तो उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, हाथ जोड़कर उससे सॉरी बोलने लगी और कहने लगी कि मैंने आपको कितना परेशान किया, आपको क्या क्या नहीं कहा, लेकिन आपने फिर भी मेरा इतना साथ दिया, मुझे अपने घर में रखा। मेरा सगा भाई मुझे छोड़कर चला गया। अगर आप भी मेरे भाई की तरह होते तो मुझे टिश्यू पेपर की तरह यूज कर फेंक देते, मगर आपने ऐसा नहीं किया। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने जो कुछ झेला मेरी वजह से, जो कुछ भी सहा, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। अनन्या ये कहते हुए शर्मिंदा सी हो रही थी, मगर निखिल उसे घूर कर देख रहा था और कहने लगा, ये अच्छा तमाशा है तुम्हारा। एक तो 4 महीने से मैं तुम्हारे बच्चों वाला बिहेवियर बर्दाश्त कर रहा हूँ। जानती हो ना तुमने मुझे कितना परेशान कर रखा था, और अब ये रोते हुए मुझसे माफी मांग रही हो। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अनन्या झट से उठकर कहने लगी, अच्छा तो फिर कैसे माफ करेंगे मुझे, बताइए। निखिल बोला, मुझे तो मेरे ही तरीके से माफी मिलेगी। तो वो कहने लगी, क्या मतलब, मैं समझी नहीं। तो निखिल उसे बताने लगा कि देखो, मैं तुम्हारे साथ उस दिन गोल्डन नाइट एंजॉय कर रहा था। मैं जानता हूँ मैं गलत कर रहा था, लेकिन देखो, उस बहाने तुम्हारी याददाश्त तो ठीक हो गई, मगर तुमने मेरा सारा मजा खराब कर दिया। अनन्या का तो शर्म से मुंह लाल हो गया था, मगर निखिल कहने लगा, नहीं नहीं, अब शर्माने का वक्त नहीं है। तुम अब खुद मेरे साथ मेरी गोल्डन नाइट यादगार बनाओगी, और सब तुम करोगी, मैं कुछ नहीं करूँगा। तभी मैं मानूंगा, वरना नहीं मानने वाला। तो अनन्या शर्माकर कहने लगी, अब आप अपनी अनन्या के साथ ऐसा करेंगे, मुझे तो कुछ भी करना नहीं आता। मैं तो मासूम बच्ची हूँ ना। वो बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली तो निखिल उसे देखने लगा। अगले ही पल वो हंसी थी और निखिल ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, कम ऑन बेबी, तुम्हें तो एक ही दिन में अपना बेबी पैदा कर लेना था। बड़ी ड्रामेबाज हो तुम, पूरी नौटंकी। दोनों हंसने लगे और निखिल उसे अपनी बाहों में भरकर कमरे में ले आया था। अनन्या भी अपने दिल के दरवाजे पूरी तरह से निखिल के लिए खोल चुकी थी। बड़े प्यार से निखिल अपनी रात उसके नाम कर चुका था, और वो भी उसका पूरा साथ दे रही थी। वो अपनी रात एक दूसरे के नाम कर चुके थे। पूरी रात उनके कमरे में मोहब्बत भरी सिसकियां गूंज रही थीं। अनन्या को निखिल ने अपने घर की रानी बनाकर रखा था, किसी चीज की कोई कमी आने नहीं दी थी। अनन्या निखिल के घर में राज कर रही थी। वैसे तो अनन्या के माँ पापा की प्रॉपर्टी में से भी उसका हिस्सा बनता था, मगर उसने उसे भी भुला दिया था और निखिल के साथ प्यार से जिंदगी गुजार रही थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।